Assalamu alaikum. Welcome to another lecture of MGT 681 Applied Marketing Strategies. आज हम Applied Marketing Strategies के लेक्चर 11 में बात करेंगे मार्केटिंग इकोलॉजी की। मार्केटिंग इकोलॉजी में हम आज डिमांड फोरकास्ट देखना चाहते हैं। हम ये देखना चाहते हैं कि हम डिमांड कैसे फोरकास्ट करते हैं। लेक्चर एजेंडा में हम जिस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करेंगे वो है हाउ कंपनीज एक्यूरेटली मेजर एंड फोरकास्ट डिमांड। डिमांड फोरकास्टिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, कंपनीज कैसे करती हैं। एज द कोर्स टाइटल सजेस्ट्स, ये एक अप्लाइड कोर्स है। तो इससे पहले हम लोगों ने जो बातें की दे वर वेरी थ्योरेटिकल इन नेचर। इसके साथ साथ वो कुछ ऐसी बातें थी जो आपका यूं समझ लीजिए कि वो नॉलेज बिल्ड करने की कोशिश कर रही थी जो किसी भी टूल को अप्लाई करने से पहले ज़रूरी होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको स्विमिंग के बारे में बताया जाए तो उससे पहले स्विमिंग की कुछ थ्योरी आपको सिखाई जाएगी कि कैसे हाथ चलाने हैं, कैसे पाँव चलाने हैं, कैसे अपने आप को पुश करना है, वाटर डिस्प्लेसमेंट कितनी होनी चाहिए, अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो कितनी डिस्प्लेस करेंगे, वज़न कम है तो कितनी वाटर डिस्प्लेस करेंगे। ये सब चीज़ें आपको बताई जाती हैं। फिर आपको CPR सिखाई जाती है कि अगर इन केस कोई डूब जाता है तो उसको आर्टिफिशियली सांस कैसे देना है और उसको रेस्क्यू कैसे करना है, पानी में से निकालने के बाद उसके साथ क्या कुछ करना है। लेकिन ये सब चीज़ें थ्योरेटिकल हैं। ये सब चीज़ें वो नॉलेज हैं जो स्विमिंग करने से पहले आपके पास होना चाहिए। इवेंचुअली यू हैव टू लर्न टू स्विम। इसी तरह हमने जो पहले बातें की वो तमाम चीज़ें वो प्रीफेस था, वो प्री नॉलेज था जो आपको इन टूल्स के यूज़ करने से पहले आना चाहिए, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो आज हम लोग जिन चीज़ों के बारे में डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं और जिन क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश कर रहे हैं वो ये है कि कंपनीज जो डिमांड है वो कैसे फोरकास्ट करती हैं, डिमांड को कैसे मेजर किया जाता है। तो इन तमाम सवालों के जवाब हम लोग अभी देने की कोशिश करेंगे। आज का लेक्चर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। आज के लेक्चर में जो हम बातें करेंगे उनमें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी इस तरह से इन्वॉल्व है कि थोड़ा सा मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है, थोड़े से ग्राफ्स इन्वॉल्व हैं, थोड़ी सी ये ग्रेविटेशन है और आज के लेक्चर का टिल्ट है टूवर्ड्स इकोनॉमिक्स। क्योंकि जब भी हम डिमांड की बात करते हैं, डिमांड फोरकास्टिंग की बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स ज़रूर इन्वॉल्व हो जाता है और स्पेशली माइक्रो इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व हो जाता है। हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट्स को टच नहीं करेंगे, लेकिन एसेंशली आप ये देखेंगे कि बहुत सारी बातें जो इसमें मैं करूंगा आपके साथ दे आर रूटेड इन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड डिमांड थ्योरी। तो हम लोग इसको फर्दर डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर प्रॉपर टुडे। फोरकास्टिंग एंड डिमांड मेजरमेंट। फोरकास्टिंग क्या होती है और डिमांड मेजरमेंट कैसे करते हैं। फोरकास्टिंग से मुराद ये है कि हम फ्यूचर की प्रेडिक्शन करने की कोशिश करते हैं, फ्यूचर के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। एंड डिमांड मेजरमेंट यानी कि हम ये तखमीना लगाने की कोशिश करते हैं कि हमारे फ्यूचर में तलब कितनी होगी, यानी कि डिमांड कितनी होगी। फोरकास्टिंग जैसे कि आप देखते हैं कि आपके डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ें फोरकास्ट की जाती हैं। फॉर एग्जांपल, किसी भी एग्ज़ाम से पहले एक स्टूडेंट फोरकास्ट करता है कि उसके नंबर कितने आएंगे। इसी तरह मैथ डिपार्टमेंट फोरकास्ट करता है कि आज का वेदर कैसा होगा। इसी तरह मुख्तलिफ चीज़ें आप अपने लाइफ में फोरकास्ट करते हैं। फोरकास्टिंग का मकसद क्या है और ये इंसान की जबिलत में क्यों शामिल है, ये इंसान क्यों करता है, वाई इट इज़ सम काइंड ऑफ इनेट नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग दैट ही ट्राइज टू फोरकास्ट थिंग्स। इस सवाल की जवाब बहुत ज़रूरी है। फोरकास्टिंग का मकसद और इंसान जो फोरकास्टिंग करता है उसकी वजह यह है कि जब इंसान को फ्यूचर के बारे में कुछ श्योरिटीज़ होती हैं,
तो वो उसके मुताबिक प्लान करना शुरू कर देता है। इंसान हमेशा से प्लानिंग का कायल रहा है और हमेशा से प्लानिंग करता है अपने फ्यूचर के बारे में। इंसान हमेशा से अनसर्टेनिटी और एम्बिगुअस सिचुएशन को अवॉइड करने की कोशिश करता है। रीज़न बीइंग, अनसर्टेनिटी में और एम्बिगुअस सिचुएशन में दिस इज द नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग कि ही इज नॉट एडिक्वेटली सप्लाइड विद द टूल्स टू डील विद दीज थिंग्स वेरी स्पॉन्टेनियसली, यानी कि एकदम से बरजस्तगी से और बगैर सोचे समझे इंसान के लिए बहुत मुश्किल होता है कि एक सिचुएशन जो एकदम से अराइज हो जाए उसको रिस्पॉन्ड कर सके। तो इस वजह से इंसान की ये नेचर में शामिल है, उसकी ये जबिल्लत में शामिल है कि वो फ्यूचर के बारे में जानना चाहता है। और वंस ही नोज अबाउट द फ्यूचर, what he does is he plans for it, सिनेरियो प्लानिंग करता है कि अगर ऐसा हो जाए तो क्या किया जाएगा, अगर ऐसा ना हो तो क्या किया जाएगा, अगर इसके एक्सट्रीम केसेस हो तो क्या किया जाएगा। इसी तरह फिर वो डिफरेंट सिनेरियोज को मेजर करने की कोशिश करता है। जिस तरह कि मैंने कहा कि बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन ऑन ईदर साइड्स, यानी कि ऐसा अगर बिल्कुल ना हुआ तो क्या होगा, अगर ऐसा बहुत ज़्यादा हो गया तो फिर क्या होगा। यानी कि फॉर एग्जांपल बिल्कुल ना होने की यानी नो अकरेंस की कंडीशन ये है कि फॉर एग्जांपल आप एक्सपेक्ट करते हैं कि पाकिस्तान में वाटर कंडीशन, पाकिस्तान बीइंग एन एग्रीकल्चरल कंट्री, हमें पानी की बहुत ज़रूरत रहती है। हम ये देखते हैं कि इन केस ऑफ नो अकरेंस, यानी कि जब कुछ ना होगा तो सिनेरियो क्या होगा, यानी कि हम ये प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं, ये फोरकास्ट करने की कोशिश करते हैं और ये फिर मेजर करने की कोशिश करते हैं कि अगर बारिशें ना हुई और पानी की किल्लत हो गई तो क्या होगा। दिस इज कॉल्ड नो अकरेंस। देन एक्सट्रीम अकरेंस, यानी कि पानी बारिशें इतनी ज़्यादा हो जाए कि सैलाब आ जाए, तो सैलाब की सूरत में हम ऐसी कंडीशन से कैसे निपटेंगे। इसी तरह फोरकास्टिंग, जब हम बिजनेस कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं और जब हम डिमांड की बात करते हैं तो हम डिमांड में भी प्रेडिक्शंस करते हैं और उसके साथ साथ हम ये भी देखने की कोशिश करते हैं कि हमारी डिमांड जो हम फोरकास्ट कर रहे हैं उसको हम मेजर कैसे करेंगे, और उसके दोनों केसेस देखते हैं, नो अकरेंस और एक्सट्रीम अकरेंस। यानी कि ऐसी केस जिसमें हमारी डिमांड बिल्कुल ख़त्म हो जाए, ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन वी मेक अप सिनेरियोज। और फिर जब एक्सेस डिमांड हो जाए, बहुत ज़्यादा डिमांड हो जाए, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फोरकास्टिंग से। हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि आने वाले वक्त में किसी गिवन टाइम पीरियड में हमारी डिमांड क्या हो सकती है, प्रोवाइडेड हम लोगों ने मार्केटिंग एक्सपेंडिचर किया है, एक टाइम फ्रेम डिफाइन किया है और एक बजटरी गोल भी हमारा डिफाइंड है। तो इन तमाम पैरामीटर्स के अंदर अंदर रहते हुए हमारी फोरकास्ट डिमांड क्या होगी। देन वी ऑल्सो ट्राई टू मेजर द डिमांड कि इन केस ऑफ एक्सेस डिमांड हमें क्या करना चाहिए और क्या करना होगा, कहाँ से रॉ मटेरियल्स लेने होंगे, कहाँ कैसे सप्लाई करना होगा, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। और अगर हम इस चीज़ को फॉर एग्जांपल इतनी एक्सेस डिमांड को मीट नहीं कर सकते तो हमारे पास क्या ऑल्टरनेटिव है। फॉर एग्जांपल जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान में जो प्रोडक्ट गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करवाया वो CNG किट्स थी। गवर्नमेंट ने प्लान किया कि क्योंकि हमारी फ्यूल पे डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है और मोस्टली जो फ्यूल है दैट इज़ फॉरेन फ्यूल, तो हमारी फॉरेन फ्यूल डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर रही है। तो दे वर थिंकिंग ऑफ इनोवेटिव सॉल्यूशंस। तो किसी ने आइडिया दिया कि हमारे पास गैस की बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है और हम इस गैस को इस्तेमाल करना चाहते हैं। हम लोगों ने सोचा कि ठीक है, गैस को किस तरह इस्तेमाल किया जाए। तो आइडिया ये निकाला गया कि 20-25 हज़ार की एक किट, जो उस वक्त 20-25 हज़ार की थी, आज 50-60 हज़ार की होगी और अब तो मिल भी नहीं रही। खैर,
तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि अगर वो आप गाड़ी में लगा दें तो उससे होगा ये कि हम गाड़ी को सुई गैस पे चला सकेंगे। सुई गैस हम पाकिस्तान में कहते हैं विच इज़ एक्चुअली नेचुरल गैस। तो क्योंकि हमने सुई के मुकाम से डिस्कवर की इसलिए हम उसको सुई गैस कहते हैं। तो चलिए हम फॉर द सेक ऑफ सुई इन बलोचिस्तान हम इसको सुई गैस ही कह लेते हैं। तो हमने कहा जी कि सुई गैस को हम गाड़ियों में इस्तेमाल करेंगे और उससे हमारी फॉरेन फ्यूल डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। इनिशियली इसकी एक कॉस्ट थी जो लोगों ने बेयर की, लेकिन उन्होंने ये देखा कि पेट्रोल से तो बहुत सस्ती पड़ रही है, रनिंग कॉस्ट इसकी कम है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। लेकिन जहाँ पे गलती हमारे पॉलिसी मेकर से हुई वो डिमांड फोरकास्ट नहीं कर पाए कि इसकी डिमांड कैसे इंक्रीज करेगी। जब मैं बात करता हूँ डिमांड फोरकास्टिंग की तो ये ज़रूर ज़हन में रखिए कि डिमांड जो है किसी भी प्रोडक्ट की दैट इज़ सब्जेक्ट टू मैनी फैक्टर्स। हम लोगों ने ये देखा कि उन्होंने फोरकास्ट नहीं की कि डिमांड कैसी होगी, किस तरह फ्यूचर में ये डिमांड शेप होगी। और हमने देखा कि आज 2012 में वी हैव एन एक्सेस डिमांड, अ हाइपर एक्सेस डिमांड, और इतनी ज़्यादा डिमांड है कि हम लोग उसको पूरा नहीं कर पा रहे और हमारे लिए बहुत मुश्किलात का सामना है। हम लोग देखते हैं कि सीएनजी स्टेशंस के बाहर लंबी लंबी लाइनें हैं। तो ये प्रॉब्लम होता है जब आप डिमांड को प्रॉपरली फोरकास्ट ना कर पाएं और इसके साथ साथ आप डिमांड को मेजर ना करें। एट द सेम टाइम हम ये भी देखते हैं कि डिमांड का एक एडवर्स केस भी होता है। एडवर्स केस ये है कि आपकी डिमांड एकदम से ख़त्म होना शुरू हो जाए, यानी कि फ्यूचर में आप अपनी डिमांड फोरकास्ट ना करें प्रॉपरली, आप मिस कैलकुलेट करें और आपको पता चले कि आपके प्रोडक्ट की डिमांड फ्यूचर में नहीं रही। यानी कि आपको आपने ये देख रहे हैं कि फ्यूचर में आपके प्रोडक्ट की डिमांड या तो बहुत कम हो गई है विच इज़ नॉट सस्टेनेबल, यानी कि कंपनी के जो ऑपरेशंस हैं, जो बेसिक कॉस्ट हैं, बेसिक रनिंग कॉस्ट हैं, वो भी नहीं पूरी हो रही। तो वी कंसिडर दैट काइंड ऑफ जीरो डिमांड सिचुएशन, क्योंकि उस वक्त कंपनी अगर वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही है तो वो नुकसान में जा रही है। आपने अपने कॉस्ट अकाउंटिंग के कोर्सेज में ये ज़रूर पढ़ा होगा कि दो किस्म की कॉस्ट होती हैं, एक वेरिएबल कॉस्ट होती है और एक फिक्स्ड कॉस्ट होती है। फिक्स्ड कॉस्ट आपको हर सूरत में पे करनी है और वेरिएबल कॉस्ट जैसे जैसे आप प्रोडक्शन करते जाते हैं आपकी इनकर होती जाती है, एक्यूमुलेट होती जाती है। फॉर एग्जाम्पल से आप एक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में फुटबॉल बना रहे हैं, आप फुटबॉल की फैक्ट्री में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट हैं और आपको वो हर सूरत में पे करनी है। फिक्स्ड कॉस्ट में आपके ओवरहेड्स हैं, फॉर एग्जांपल आपने जो जगह का रेंट देना है, जो इंटरेस्ट एक्सपेंस देना है, जो आपने मशीनरी परचेज करते हुए लोन लिए थे, दीज आर द कॉस्ट जो आपको हर सूरत में बेयर करनी है। देन यू हैव वेरिएबल कॉस्ट, यानी कि जब आपकी मशीनें चलेंगी तो आपके यूटिलिटीज़ के बिल बढ़ेंगे, जब आपकी मशीनरी चलेगी तो आपका प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट रॉ मटेरियल परचेज करेगा। तो ये तमाम चीज़ें आर वेरिएबल कॉस्ट और आपकी टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू योर वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट। अच्छा, अब होता इस तरह है कि जैसे जैसे आपकी प्रोडक्शन बढ़ती जाती है, जैसे जैसे आप फुटबॉल इस फैक्ट्री में प्रोड्यूस करते जाएंगे, वैसे वैसे आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो फिक्स्ड कॉस्ट को कवर करती जाएगी। एंड देयर विल बी अ पॉइंट वेयर वेरिएबल कॉस्ट विल कवर द एंटायर कॉस्ट इन द एंटायर फिक्स्ड कॉस्ट। यानी कि जो यूनिट कॉस्ट आपके एक प्रोडक्ट की है उसमें आपका वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट इंक्लूड होती है। तो जैसे जैसे आपकी प्रोडक्शन बढ़ती जाएगी आप आहिस्ता आहिस्ता अपनी फिक्स्ड कॉस्ट कवर करते जाएंगे एंड देयर विल बी अ टाइम जब आप अपनी प्रॉपर
फिक्स्ड कॉस्ट को कवर कर लेंगे, यानी कि आपकी फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो कवर हो जाएगी। दैट इज योर ब्रेक इवन पॉइंट, यानी कि आपने अपनी फिक्स्ड कॉस्ट कंप्लीटली कवर कर ली। अच्छा, अगर इससे कम प्रोडक्शन होगी तो आप अपनी फिक्स्ड कॉस्ट को कवर नहीं कर सकेंगे, यानी यू आर रनिंग इन लॉसेस। इसी तरह अगर आपकी डिमांड आपको ब्रेक इवन अचीव करने नहीं दे रही, यानी कि आपकी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कवर नहीं हो रही, तो यू कैन कंसिडर इट एज जीरो डिमांड, क्योंकि यू आर रनिंग इन लॉसेस। इवन एट ब्रेक इवन, अगर आप समझते हैं कि आपकी जो डिमांड है वो सिर्फ ब्रेक इवन को अचीव करेगी, तो इवन देन बिजनेसेस के पर्पस फॉथ हो जाता है, यानी कि आप प्रॉफिट मेकिंग नहीं कर रहे। तो हमें अपनी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को कवर करना होता है। तो इन केस हमारी से नो डिमांड है तो हमें फिर ऑल्टरनेट प्लान करने होते हैं। अगर आप टाइमली ये काम नहीं करते, टाइमली फोरकास्ट नहीं करते और ये मालूम नहीं करते कि आपकी डिमांड जो है वो डिक्रीज कर रही है या आपकी डिमांड फ्यूचर में नहीं होगी, देन यू आर नॉट रेडी फॉर द न्यू चैलेंजेस इन द मार्केट। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ से फ्लॉपी डिस्क्स। फ्लॉपी डिस्क एक छोटी सी डिवाइस थी, स्टोरेज मीडियम था, मैग्नेटिक मीडियम था जिस पे हम डाटा स्टोर करते थे। अब उनकी ज़रूरत नहीं रही, रीज़न बीइंग के फ्लॉपी डिस्क जो हैं वो मीडियम बहुत छोटा है, उसमें आप ज़्यादा डाटा स्टोर नहीं कर सकते। आज आपकी एक छोटी सी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो मीडिया रिच है वो भी आपकी फ्लॉपी डिस्क पे नहीं आ सकती। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम, बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, आपकी डिमांड ख़त्म हो गई। इसी तरह बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं आपकी डिमांड ख़त्म होने के। वन ऑफ द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द डिमांड इज़ टेक्नोलॉजी। हमने बाकी 6 जो फैक्टर्स थे, हमने टोटल 6 फैक्टर्स डिस्कस किए थे जो अफेक्ट करते हैं बिजनेस को इससे पहले। तो वो तमाम फैक्टर्स आपके डिमांड को भी अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप ये देखते हैं कि आप कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट बेच रहे थे, से आप एक कैंडी बेच रहे थे जिसमें MSG था, मोनोसोडियम ग्लूकोमेट। एक गवर्नमेंट रेगुलेशन आई कि ऐसी तमाम कैंडीज जो बच्चों को मोनोसोडियम ग्लूकोमेट डाल के बेचेंगे उनको बैन कर दिया गया है और अब से वो नहीं बेच सकते। इसका मतलब है आपकी डिमांड ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी, इसलिए क्योंकि बाय रेगुलेशन डिमांड नहीं रही। तो इसी तरह डिमांड पे बहुत सारी चीज़ें अफेक्ट करती हैं। हम इसको फोरकास्ट करने की कोशिश करते हैं और आज हम ये देखेंगे कि डिमांड को मेजर किस तरह किया जाता है। हमने फोरकास्टिंग के डिफरेंट फैक्टर्स तो देख लिए, अब हम देखते हैं कि हम डिमांड को मेजर कैसे कर सकते हैं। इस वक्त मेरे सामने आपको एक मैंने जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये एक बॉक्स है। इस बॉक्स को दिखाने का मकसद ये है कि हम कितने कॉम्बिनेशन ऑफ डिमांड बना सकते हैं, हम कितने तरीके से डिमांड को मेजर कर सकते हैं। आप देखेंगे कि हमने एक्स एक्सिस पे टाइम लेवल यानी कि टाइम पीरियड लिया हुआ है जिसमें शॉर्ट, मीडियम एंड लॉन्ग रन है। उसके बाद हम लोगों ने वाई एक्सिस पे प्रोडक्ट लेवल लिया हुआ है, यानी कि ऑल सेल्स कैसी हैं, इंडस्ट्री सेल्स, कंपनी सेल्स, प्रोडक्ट लाइन सेल्स, प्रोडक्ट फॉर्म सेल्स, प्रोडक्ट आइटम सेल्स। इस डायग्राम को अगर आप देखें तो इसके आप एक्स एक्सिस को अगर गौर से देखें तो एक्स एक्सिस पे आपको टाइम पीरियड नजर आएगा, यानी कि हमने 3 टाइम लेवल्स लिए हैं, शॉर्ट रन, मीडियम रन एंड लॉन्ग रन। देन हमने वेरियस प्रोडक्ट लेवल्स लिए हैं डिमांड के, ऑल सेल्स से लेके हमने प्रोडक्ट आइटम सेल्स तक की बात की है। देन हमने जी एक्सिस पे
हम लोगों ने स्पेस लेवल ली है। दिस इज अ 3 डायमेंशनल ग्राफ। तो हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने वर्ल्ड लेवल पे, यूएसए के लेवल पे यानी कि कंट्री लेवल पे, रीजनल लेवल पे, टेरिटरी लेवल पे और कस्टमर लेवल पे हम लोगों ने डिमांड को फोरकास्ट करने की कोशिश की है। इस 3D ग्राफ से हम ये देख सकते हैं कि हम लोग 90 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं डिमांड फोरकास्टिंग के, डिमांड लेवल के। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने 3 डिफरेंट लेवल्स लिए हैं टाइम के, हम लोगों ने 6 डिफरेंट लेवल्स लिए हैं प्रोडक्ट लेवल के। तो 3 into 6 is equal to 18 and 18 into 5 which is space level, 18 into 5 is equal to 90। तो हम लोग 90 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोरकास्टिंग कर सकते हैं। 90 डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिमांड्स हम मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम ये देख सकते हैं कि प्रोडक्ट लाइन सेल्स शॉर्ट रन में एक स्पेसिफिक कंट्री में से पाकिस्तान में किस तरह की हो सकती है। फिर हम ये देख सकते हैं कि उसी प्रोडक्ट की सेल्स जो ओवरऑल प्रोडक्ट लाइन सेल्स हैं मीडियम रन में पाकिस्तान में कैसी हो सकती हैं। तो इस तरह हम 90 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं which is world specific, country specific, region specific, territory specific and customer specific। तो ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिमांड्स हैं जो हम बना सकते हैं, लेकिन इतनी ही डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिमांड्स बनाना हमारे लिए हमेशा फिजिबल नहीं होता। हम इनमें से कुछ टाइप्स ऑफ डिमांड चूज कर लेते हैं और उसी के मुताबिक काम करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग ये देखना चाहते हैं कि हम लोगों को प्रोक्योरमेंट किस वक्त करनी चाहिए, तो हम प्रोडक्ट लाइन लेवल पे शॉर्ट रन में एक स्पेसिफिक रीजन के हिसाब से देखते हैं कि रीजनल डिमांड कैसी होगी और उसके मुताबिक हमें शॉर्ट रन में क्या कितना प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना पड़ेगा और उसके मुताबिक हम फिर प्रोडक्ट के रॉ मटेरियल सोर्स करने की कोशिश करते हैं। लेकिन वी डू नॉट लुक इनटू 90 डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिमांड्स। 90 डिफरेंट तरीकों से हम डिमांड को फोरकास्ट करने की कोशिश नहीं करते। उसकी एक रीज़न है और रीज़न ये है कि अगर हम 90 डिफरेंट तरीके से डिमांड को फोरकास्ट करें तो दिस विल बी टू मच वर्क, और अगर हम इसी में अपना टाइम सारा सर्व कर दें तो वी विल नॉट हैव एडिक्वेट टाइम फॉर अदर एक्टिविटीज। तो हम लोगों ने अपने टाइम को बैलेंस आउट करना है। हम लोगों ने ये देखना है कि क्या चीज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, कौन सी इंफॉर्मेशन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। जब हमने मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम्स को डिस्कस किया तो हम लोगों ने एक पॉइंट उसको बड़ी डिटेल में डिस्कस किया और उसके ऊपर काफ़ी बहस मुबाहिसा और उस पर काफ़ी तवज्जो भी दी। दैट इज़ गिविंग इंफॉर्मेशन विच इज़ टाइमली एंड नीडेड, यानी कि ऐसी तमाम इंफॉर्मेशन जो टाइमली हो और जिसकी ज़रूरत हो, यानी कि इतनी डिमांड फोरकास्ट ना करें इतने तरीके से जिसकी ज़रूरत ना हो। जैसे कि हम लोगों ने अभी एक एग्जांपल में देखा कि शॉर्ट रन में हमें एक रीजन की डिमांड की ज़रूरत थी एक प्रोडक्ट लाइन लेवल पे, ताकि आपका प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट ये देख सके कि उसको रॉ मटेरियल कितना लेना है, कितना ख़रीदना है और कहाँ से ख़रीदना है। तो इस तरह हम लोग डिमांड को फोरकास्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारे डिमांड को फोरकास्ट करने से पहले हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट्स को देखना चाहते हैं। दैट इज़ योर पोटेंशियल मार्केट, योर अवेलेबल मार्केट, योर टारगेट मार्केट एंड द पेनिट्रेटेड मार्केट। अच्छा, पोटेंशियल मार्केट क्या है? पोटेंशियल मार्केट इज़ द मार्केट जिसके पास वो इनकम तो नहीं है जो ज़रूरत होती है आपके प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए, लेकिन दे आर इंटरेस्टेड इन योर प्रोडक्ट। दिस इज़ कॉल्ड पोटेंशियल मार्केट। लेकिन पोटेंशियल मार्केट को ये डिफाइन करने का सिर्फ एक तरीका नहीं है। पोटेंशियल मार्केट आपकी वो मार्केट भी है जो आगे चल के आपकी मार्केट बन सकती है, वो मार्केट जो आपकी मार्केट में कन्वर्ट हो सकती है, वो भी आपकी पोटेंशियल मार्केट है। जैसे फॉर एग्जांपल एक कंज्यूमर है, दैट कैन बी योर पोटेंशियल कंज्यूमर। फॉर एग्जांपल एक
छोटा लड़का जिसकी अभी शेव उसने करना नहीं शुरू की, दैट कैन बी द पोटेंशियल मार्केट, द नेक्स्ट पोटेंशियल मार्केट या नेक्स्ट पोटेंशियल कस्टमर फॉर जिलेट। तो हम लोगों को पोटेंशियल मार्केट को इस तरीके से भी देखते हैं, लेकिन एसेंशियली हम पोटेंशियल मार्केट को वो मार्केट कहते हैं जो लोग आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हों। देन अवेलेबल मार्केट, अवेलेबल मार्केट वो मार्केट है जो आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है, एंड देन एट द सेम टाइम इट हैज़ द इनकम पावर टू बाय योर प्रोडक्ट, यानी कि उनके पास बाइंग पावर है, उनके पास इतनी इनकम भी है कि वो आपके प्रोडक्ट खरीद सकें। लेकिन जब हम अवेलेबल मार्केट की बात करते हैं तो उसमें एक और कॉन्सेप्ट हम जरूर डिस्कस करना चाहते हैं, दैट इज क्वालिफाइड मार्केट। व्हाट इज एक्चुअली क्वालिफाइड मार्केट? क्वालिफाइड मार्केट वो मार्केट है जिसके पास जो अवेलेबल मार्केट का सबसेट है, यानी अवेलेबल मार्केट का हिस्सा है, लेकिन दे आर एलिजिबल और दे आर क्वालिफाइड टू परचेज योर प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल, हम ये देखते हैं कि बहुत सारे बच्चों के पास ऐसी इतने पैसे होते हैं कि वो सिगरेट खरीद सकें, और यंग बच्चों को सिगरेट वैसे ही बहुत अट्रैक्ट करते हैं। तो हम ये देखते हैं कि 14 साल से ऊपर के बच्चे और आजकल 12 साल से ऊपर के बच्चे दे हैव सिगरेट्स इन देयर हैंड, और इसकी वजह से दे ऑल बिकम अवेलेबल मार्केट। उनके पास इतने पैसे हैं कि वो 2, 4, 5, 6 या 10 रुपए का एक सिगरेट खरीद सकें। एट द सेम टाइम दे आर इंटरेस्टेड इन योर प्रोडक्ट, उनको फैसिनेट कर रहा है ये प्रोडक्ट, तो दे वांट टू परचेज द प्रोडक्ट एज वेल। तो इस केस में जब उनके पास आपके क्या कहते हैं उस प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस भी है, उस प्रोडक्ट के लिए वांट भी है, यानी दे आर इंटरेस्टेड इन योर प्रोडक्ट एंड दे हैव द परचेजिंग पावर, दे बिकम अवेलेबल मार्केट बट नॉट द क्वालिफाइड मार्केट। क्वालिफाइड मार्केट इसलिए नहीं क्योंकि अंडर 18 जो बच्चे हैं, जो टीनेजर्स हैं, उनको सिगरेट की सेल्स बाय लॉ प्रोहिबिटेड है। तो कंपनीज कैन नॉट टारगेट अंडर 18 मार्केट। तो ऐसी तमाम चीज़ें जो आप किसी वजह से, किसी गवर्नमेंटल एजेंसी की लॉ मेकिंग की वजह से, किसी सोशल प्रेशर की वजह से, किसी इकोनॉमिक प्रेशर की वजह से आप उनको सेल नहीं कर सकते, तो वो आपकी क्वालिफाइड मार्केट नहीं रहती। क्वालिफाइड मार्केट वो तमाम लोग हैं जो ओवर 18 हैं, एट द सेम टाइम दे हैव इंटरेस्ट एंड they also have the income to purchase your product। ये तमाम लोग आपकी अवेलेबल और क्वालिफाइड मार्केट है, या इसको यूं कह सकते हैं अवेलेबल क्वालिफाइड मार्केट। नाउ व्हाट इज द टारगेट मार्केट? टारगेट मार्केट फिर क्या हुई? क्वालिफाइड मार्केट तो में बहुत सारे लोग हो सकते हैं। सिगरेट की एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं, सिगरेट पीने वाले बहुत सारे लोग हो सकते हैं, लेकिन आपकी टारगेट मार्केट वो है जिसमें कंपनी इंटरेस्टेड हो, यानी क्वालिफाइड मार्केट का वो हिस्सा जिसमें कंपनी इंटरेस्टेड है, जिसको कंपनी अपना प्रोडक्ट बेचना चाहती है, यानी कि उस स्पेसिफिक मार्केट के लोगों के मुताबिक आपने अपना प्रोडक्ट डिजाइन किया है, उनको समझने की कोशिश की है। यानी कि हम लोगों ने जैसे कि कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था सेंस एंड रिस्पॉन्ड का, यानी कि हम लोगों ने उनको पहले समझा है और उसके मुताबिक प्रोडक्ट डिजाइन किया है। जब हम उसके मुताबिक प्रोडक्ट डिजाइन कर रहे हैं, देन वी वांट टू सेल इट to that specific market. For example, there is a lot of difference between the target market of K2
and Capstan, and then the target market of Marlboro and Dunhill. ये दो डिफरेंट मार्केट्स हैं, कहने को सब सिगरेट है, लेकिन K2 की टारगेट मार्केट लो एंड है और कैप्स्टन की टारगेट भी लो एंड है। एट द सेम टाइम डनहिल या मार्लबोरो की टारगेट मार्केट जो है वो हाई एंड कंज्यूमर्स हैं। तो इसी तरह कहने को, जैसा कि मैंने कहा, सब सिगरेट ही हैं, लेकिन टारगेट मार्केट वुड बी द अवेलेबल क्वालिफाइड मार्केट इन विच कंपनी इज इंटरेस्टेड। तो वो आपकी क्वालिफाइड मार्केट। देन पेनिट्रेटेड मार्केट। पेनिट्रेटेड मार्केट वो मार्केट का हिस्सा है जिसमें आप मतलब आपकी टारगेट मार्केट का वो हिस्सा जो आपका कंज्यूमर है, जो आपका प्रोडक्ट परचेज कर रहा है। फॉर एग्जांपल, हम लोगों ने कहा कि से K2 जो है और कैप्स्टन, उसकी एक ही टारगेट मार्केट है, लेकिन क्या टारगेट मार्केट का वो हिस्सा जिसमें या अवेलेबल क्वालिफाइड मार्केट का वो हिस्सा जिसमें कंपनी इंटरेस्टेड है, वो क्या आपके कंज्यूमर भी हैं? क्योंकि जब भी आप एक टारगेट मार्केट सेट करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि उस मार्केट के लिए सिर्फ आप ही प्रोडक्ट बना रहे हो। जैसे कि K2 ज़रूरी नहीं है कि वो ही उस किस्म के सिगरेट बना रहा हो जो लो एंड को चाहिए। कंपनी X, Y and Z एंड इंक्लूडिंग कैप्स्टन इज केटरिंग टू द सेम मार्केट। तो आपकी पेनिट्रेटेड मार्केट वो होगी जो कंज्यूमर आपका प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। सेम गोज फॉर एवरी अदर प्रोडक्ट एंड एवरी अदर कंपनी, यानी कि यूफोन की या मोबिलिंग की पेनिट्रेटेड मार्केट वो है जिन लोगों के पास यूफोन की या यू कैन से मोबिलिंग की एक्टिव सिम्स हैं, जो उसको यूज़ करते हैं, उसमें क्रेडिट डलवाते हैं और उसे कॉल्स करते हैं। दैट इज देयर पेनिट्रेटेड मार्केट। तो हम पेनिट्रेटेड मार्केट को देखते हुए और इन तमाम मार्केट्स को देखते हुए अपनी डिमांड को फोरकास्ट करते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, ये डिमांड जो मैंने अभी बातें की उनकी डेफिनेशंस मैंने दे दी हैं। इफ़ यू हैव टाइम देन गो थ्रू दीज डेफिनेशन। बातें वही हैं, सिर्फ अंग्रेजी में हैं। सो बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ बातें हैं जिनके बारे में मैं बार बार जिक्र करूँगा और उनको साथ साथ डिफाइन भी करता जाऊँगा। लेकिन टू गिव यू अ हेड्स अप कि हम किन किन टर्मिनोलॉजीज को इस्तेमाल करने वाले हैं, दैट इज़ मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड क्या होता है? डिमांड फोरकास्ट। डिमांड फोरकास्ट किसे कहते हैं? पोटेंशियल, मार्केट पोटेंशियल क्या होता है? कंपनी डिमांड क्या होता है? कंपनी सेल फोरकास्ट क्या होता है? कंपनी सेल्स पोटेंशियल क्या होता है? जैसे कि मैंने बात की कि हम लोग डिमांड को देखते हैं, तो डिमांड को हम एक्चुअली दो लेवल्स पे देखते हैं। एक कंपनी लेवल पे देखते हैं और एक मार्केट लेवल पे देखते हैं। यानी कि कंपनी डिमांड को कैसे देख रही है और इसके साथ साथ मार्केट में डिमांड किस तरह से है। तो हम इन दो लेवल्स पे देखने की कोशिश करेंगे। हमने अपने रिव्यू ऑफ कॉन्सेप्ट्स वाले लेक्चर्स में देखा था एक कॉन्सेप्ट जिससे हमने मार्केट्स कहा था, और मार्केट्स को हमने इस तरह डिफाइन किया था कि वो तमाम लोग, वो तमाम कंज्यूमर्स जिनको हम किसी भी बेसिस पे इकट्ठा कर सकें, ऑन प्रोडक्ट बेसिस, ऑन ज्योग्राफिकल बेसिस, ऑन रिलीजियस बेसिस, ऑन एथनिक बेसिस, उसको हम एक मार्केट कहते हैं। और हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था, इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम मार्केटिंग कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट। तो हम लोगों ने अगर आप चाहें तो उस लेक्चर को जाके रिव्यू कर सकते हैं जिसमें हम लोगों ने इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट मार्केटिंग का मार्केट का डिफाइन किया था कि मार्केट का इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट क्या है, और फिर हमने ये डिफाइन किया था कि मार्केटिंग में मार्केट का क्या कॉन्सेप्ट है। तो हम लोग दो तरीकों से इसको देखने की कोशिश करेंगे कि मार्केट डिमांड क्या होती है, मार्केट फोरकास्ट क्या होती है और मार्केट पोटेंशियल क्या होता है।
and then we want to look into company demand, कंपनी सेल्स फोरकास्ट क्या होती है और कंपनी पोटेंशियल क्या होता है। इस सब चीज़ों को हम डिस्कस करने के लिए दो ग्राफ्स यूज़ करेंगे और इन ग्राफ्स की मदद से हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स अभी मैंने बात की आपसे कि मार्केट पोटेंशियल क्या है, मार्केट फोरकास्ट क्या है और मार्केट डिमांड क्या है, ये हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, इससे पहले कि हम लोग इन चीज़ों को डिस्कस करें, एक अजम्पशन है जो हम लोग इस सब चीज़ों को डिस्कस करने से पहले हम लोग ये चीज़ अज्यूम कर लेते हैं और ये चीज़ इस अजम्पशन का मकसद ये होता है कि हम अपने तमाम चीज़ों को सिंपल कर सकें। तो हम लोग सबसे पहली अजम्पशन ये है हमारी कि मार्केट डिमांड इज़ अ फंक्शन ऑफ इंडस्ट्री मार्केटिंग एक्सपेंडिचर, यानी कि मार्केट में जो डिमांड है वो आपका मार्केटिंग एक्सपेंडिचर्स पे डिपेंड करता है, यानी कि जितनी ज़्यादा आपका मार्केटिंग एक्सपेंडिचर होगा उतनी ज़्यादा आपकी मार्केट डिमांड होगी। अगर हम अपने इस ग्राफ को देखें तो इसमें आपको कुछ चीज़ें नज़र आएंगी। इसमें हम लोग जब इस डिमांड कर्व की कर्व की बात करते हैं, दिस इज़ नॉट अ डिमांड कर्व, दिस कर्व शोज कि एक स्पेसिफिक मार्केटिंग एक्सपेंडिचर के लिए एक स्पेसिफिक मार्केट डिमांड होगी। जब हम ये कहते हैं कि स्पेसिफिक मार्केट एक्सपेंडिचर होगा तो इसका मतलब है कि हम मार्केट में एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं, यानी कि हम सेल्स फोरकास्ट जो भी हमारी है उसके मुताबिक हम लोग मार्केट में कुछ चीज़ों पे खर्च करते हैं। फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं कि हम लोग प्रमोशंस पे इतने पैसे खर्च करेंगे, हम लोग एडवर्टाइजमेंट्स पे इतने पैसे खर्च करेंगे, हम डिस्ट्रीब्यूशन पे इतने पैसे खर्च करेंगे, हम डिस्ट्रीब्यूटर्स को इतना ट्रेड डिस्काउंट देंगे, हम रिटेलर्स को इतना ट्रेड डिस्काउंट देंगे, कंज्यूमर्स को इतना डिस्काउंट मिलेगा। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम एक मार्केटिंग में एक मार्केटिंग एक्सपेंडिचर इनकर करते हैं और उस मार्केटिंग एक्सपेंडिचर के अगेंस्ट एक डिमांड जनरेट होती है। तो हम ये कहते हैं कि मार्केट में एक ही मार्केट एक्सपेंडिचर हो सकता है, तो उसके मुताबिक एक ही तरह की डिमांड क्रिएट होगी और जो डिमांड वो क्रिएट होगी दैट इज कॉल्ड द मार्केट डिमांड। सो अगर हम लेट्स लुक इनटू these graphs और हम सबसे पहले अपने जो लेफ्ट साइड वाला ग्राफ है उसको देखते हैं। लेफ्ट साइड वाले ग्राफ में हमारे पास दो चीज़ें हैं। वन इज़ योर इंडस्ट्री मार्केटिंग एक्सपेंडिचर, यानी कि इंडस्ट्री का मार्केटिंग एक्सपेंडिचर क्या है, ये हम लोगों ने एक्स एक्सिस पे लिया है। देन वी हैव मार्केट डिमांड इन अ स्पेसिफिक पीरियड, हम ये देख रहे हैं कि मार्केट डिमांड एक स्पेसिफिक पीरियड में क्या है। अच्छा, ये जो बात है ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारी जो हम इसमें मार्केट डिमांड देख रहे हैं वो एक स्पेसिफिक पीरियड में देख रहे हैं। हम ये बहुत सारे लोग जब इस ग्राफ को इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं तो वो ये अज्यूम कर लेते हैं कि ये ओवरऑल डिमांड है। दिस इज नॉट एन ओवरऑल डिमांड। हम एक स्पेसिफिक पीरियड में देख रहे हैं कि मार्केट डिमांड क्या होगी, क्योंकि जो हम लोगों ने एक्सपेंडिचर किया है ये कुछ डिफाइंड पैरामीटर्स में किया है। ये एक्सपेंडिचर हम लोगों ने एक डिफाइंड टाइम पीरियड में किया है, क्योंकि मार्केटिंग एक्सपेंडिचर अगर हम टाइम पीरियड डिफाइन नहीं करेंगे तो उसका एस्टिमेट करना नामुमकिन बात है। फॉर एग्जांपल कि मैं कहता हूं कि मैंने 1 लाख रुपया खर्च किया अपने मार्केटिंग एक्सपेंडिचर में, तो किस टाइम से लेके किस टाइम तक मैंने 1 लाख खर्च किया है, ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैंने आज खर्च कर दिया और हमेशा तक, यानी कि टिल इन्फिनिटी वो यही रहेगा। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा
ये एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज करता जाएगा। और अगर हम टाइम t इज इक्वल टू 0 ले लें, यानी कि जब से हम लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया था, टू t इज इक्वल टू स्मॉल t, यानी कि जब हमारा बिजनेस एंड होगा तब तक हमारा एक्सपेंडिचर, मार्केट एक्सपेंडिचर एक्यूमुलेट होता रहेगा। तो हमें ये नहीं पता कि बिजनेस हमारा कब एंड होगा, हमें ये ज़रूर पता है कि बिजनेस स्टार्ट कब किया था। तो जब हम लोग इसकी बात करेंगे मार्केटिंग एक्सपेंडिचर की, तो हम एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड डिफाइन करेंगे, यानी कि जनवरी 2010 से लेके दिसंबर 2012 तक जो हमारा मार्केट एक्सपेंडिचर था। मोस्टली हम जब मार्केटिंग एक्सपेंडिचर की बात करते हैं तो हम एनुअल एक्सपेंडिचर की बात करते हैं। तो यहाँ पे भी हम लोगों ने जो बात की है, अगर आप शॉर्ट रन में देख रहे हैं तो हम 1 ईयर और लेस देन 1 ईयर को देख रहे हैं, तो मार्केट डिमांड इन अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। अच्छा, अब आपने कुछ मार्किंग्स देखी होंगी ऑन द y-axis which says market potential। हम ये देखने की कोशिश करें कि मार्केट पोटेंशियल क्या होता है, मार्केट फोरकास्ट क्या होती है, और मार्केट मिनिमम क्या होता है। हम इन तीनों चीज़ों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले वी वांट टू डिस्कस दिस Q1 which is मार्केट मिनिमम। मार्केट मिनिमम ये पॉइंट है। अब इसको मार्केट मिनिमम क्यों कहते हैं? हम इसको मार्केट मिनिमम इसलिए कहते हैं कि हम ये समझते हैं कि बिजनेसेस आर गोइंग कंसर्न, बिजनेसेस आर देयर टू स्टे, और वो काम करना चाहते हैं। तो मिनिमम जो मार्केट मिनिमम है उसका मतलब ये है कि दिस इज द डिमांड विच विल बी देयर इवन इफ देयर इज नो मार्केटिंग एक्सपेंडिचर। अगर मार्केट में कोई इंडस्ट्री मार्केटिंग एक्सपेंडिचर नहीं है तो आप का जो डिमांड है वो फिर भी कुछ ना कुछ होगी। आप इस पॉइंट पे जब देख रहे हैं तो आप को ये अंदाज़ा होगा कि इस पॉइंट पे जो मार्केटिंग एक्सपेंडिचर है ये 0 है। तो इसका मतलब है कि दिस इज मार्केट मिनिमम, यानी कि इन एनी केस आपके पास अगर इंडस्ट्री में कोई भी मार्केट एक्सपेंडिचर नहीं है और मार्केटिंग पे आप खर्च नहीं भी करें, ये डिमांड आपकी ज़रूर रहेगी। देन मार्केट फोरकास्ट। मार्केट फोरकास्ट क्या है? मार्केट फोरकास्ट के लिए हम लोगों ने ये पॉइंट चूज किया है। हम कोई भी पॉइंट चूज कर सकते हैं, लेकिन फॉर द सेक ऑफ ईज हम लोग उसी पॉइंट को लेते हैं। हम एक और पॉइंट को भी देख लेंगे। तो उसमें हम लोगों ने जो पॉइंट चूज किया है, दिस इज मार्केट फोरकास्ट। मार्केट फोरकास्ट इज द फोरकास्ट ऑफ मार्केट डिमांड इन टर्म्स ऑफ द प्लान्ड एक्सपेंडिचर। यानी कि अगर हम ये प्लान्ड एक्सपेंडिचर करें, से इसको हम वैल्यू देते हैं A की, तो इफ A इज इक्वल टू 10M यानी कि 10 मिलियन, देन द डिमांड वुड बी, देन D इज इक्वल टू से 5,000 यूनिट्स। इसी तरह अगर हम लोग एक और सिनेरियो ले लें जहां पे हम लोग प्लान्ड एक्सपेंडिचर ये ले लें, तो हम ये देखते हैं कि हमारा जो मार्केट फोरकास्ट है वो ये होगी। नाउ एज यू सी कि अगर मैं अगर हम लोग इसमें ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे मैं प्लान्ड एक्सपेंडिचर को इंक्रीज कर रहा हूं, अभी आपने देखा कि मैंने प्लान्ड एक्सपेंडिचर को A से पॉइंट B की तरफ ले गया और इसको से हम A डैश कहते हैं, इसको मैं यहां से B डैश की तरफ ले गया, तो
प्लान्ड एक्सपेंडिचर हमारा से जो बी था that will be 20 million. At the same time B dash, which is our market forecast, ये हमारी इंक्रीज करके से ये 8000 यूनिट्स तक चली गई। अच्छा, अब आपने एक चीज गौर की कि हम लोगों ने ये जो हमारे पास एक्सपेंडिचर था ये मैंने से 10 से 20 की है, लेकिन जो नंबर ऑफ यूनिट्स हैं ये 500 से 8000 हुए हैं, यानी कि इसमें प्रोपोर्शनल इंक्रीज नहीं आया। इस पॉइंट को भी हम डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ है। बट फॉर द टाइम बीइंग हम लोगों ने ये देखा कि जैसे जैसे हम लोग प्लान्ड एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे हम लोगों की डिमांड इंक्रीज होती जाएगी, जो फोरकास्ट डिमांड है वो इंक्रीज होती जाएगी। बट देयर इज अ लिमिट टू एवरीथिंग। हम ये देख रहे हैं कि एट दिस पॉइंट विच इज दिस वन, यहाँ पे जाके हमारी जो मार्केट डिमांड है वो उसको ब्रेक लग जाती है, इससे ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो रही। बट एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट को हम x कहते हैं। एट x द एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू से हम ये कहते हैं एट x एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू इंफिनिटी। इस पॉइंट पे एट पॉइंट x हमारा एक्सपेंडिचर इंफिनिटी पे चला जाएगा। जब आपका एक्सपेंडिचर इंफिनिटी पे चला जाए देन दैट इज द पॉइंट वेयर यू हैव रीच द मार्केट पोटेंशियल। इस पॉइंट पे आपकी डिमांड मैक्सिमम होगी और इस पॉइंट पे आपका एक्सपेंडिचर इनफिनिट चला जाएगा, यानी कि आप इस पॉइंट से पे आके इंडस्ट्री मार्केटिंग एक्सपेंडिचर जितना मर्जी इंक्रीज कर लें आपकी डिमांड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो दिस इज द टिपिंग पॉइंट वेयर यू सी कि अब इससे ज़्यादा इस मार्केट में पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। सो यू हैव टू सी द टिपिंग पॉइंट। कमिंग बैक टू दैट क्वेश्चन अगेन, जहां पे हम लोगों ने ये देखा कि हम लोगों ने अपना मार्केटिंग एक्सपेंडिचर 10 मिलियन से 20 मिलियन तक ले गए, लेकिन हम लोगों ने ये देखा कि हमारे यूनिट्स जो हैं वो 500 से सिर्फ 8000 तक गए। इसकी क्या वजह है? दिस इज एक्चुअली डिपेंडेंट ऑन द स्लोप ऑफ दिस कर्व। अगर इस कर्व को मैं यहां पे ड्रॉ करूं तो फॉर द सिंप्लिसिटी मैं इस कर्व को ऐसे ड्रॉ करता हूं, देन मैं सेम कर्व को ऐसे ड्रॉ करता हूं। जब इसमें इस कर्व में, जिसको मैं कर्व ए का नाम देता हूं और इस कर्व को मैं कर्व बी का नाम देता हूं, जब इसमें एक छोटा सा चेंज आता है, क्योंकि ये 45 डिग्री के अप्रॉक्सीमेशन है, तो जब इसमें छोटा चेंज आता है तो इसमें भी छोटा चेंज ही आता है। एट द सेम टाइम जब हम इसमें देखते हैं कि इसमें हम आउटवर्ड जाते हैं, हम ये देखते हैं कि इसमें जब थोड़ा सा चेंज आता है तो दूसरी में जो y एक्सिस पे क्वांटिटी है इसमें बहुत ज़्यादा चेंज आता है। फॉर एग्जांपल हम लोग ये देखते हैं कि कुछ चीज़ें होती हैं जिनकी डिमांड इलास्टिक होती है, कुछ चीज़ें होती हैं जिनकी डिमांड इनइलास्टिक होती है। हम मार्केटिंग में इसको देख रहे हैं और हम मार्केट
में इसको एक्सपेंसिबल और नॉन एक्सपेंसिबल कहते हैं। इस केस में यही हो रहा है। यहाँ पे तो मैंने आपको स्ट्रेट लाइन कर्व शो किया है, लेकिन यहाँ पे जो हमारा ग्राफ है इसका स्लोप विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज हो रहा है। आप ये देख रहे हैं कि इस पॉइंट पे इसका स्लोप की वैल्यू और होगी, इस पूरी जगह पे स्लोप की वैल्यू और होगी, और इस जगह पे स्लोप की वैल्यू और होगी। यानी स्लोप आप ये देखें कि पहले इस साइड पे मूवमेंट शो कर रहा है और फिर इस साइड पे मूवमेंट शो कर रहा है। तो इस वजह से इसकी वैल्यूज चेंज होती रहेंगी। यानी कि एक सर्टेन लेवल के बाद आप ये देखेंगे कि आप अपना बजट तो इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन नंबर ऑफ यूनिट जो इंक्रीज हो रहे हैं वो बहुत कम हो रहे हैं। इसी वजह से, इसी स्पेसिफिक रीजन की वजह से आपका जो मार्केट पोटेंशियल है वो अचीव होता है। यानी कि जहां पे ये आपकी मार्केटिंग एक्सपेंडिचर इंक्रीज करने के बावजूद भी आपकी डिमांड में बिल्कुल कोई चेंज आए, देन वी हैव रीच्ड द मार्केट पोटेंशियल। नाउ हम लोग सेकंड ग्राफ की तरफ आते हैं। सेकंड ग्राफ में हम लोगों ने दो कंडीशन को देखा है, एक प्रॉस्पेरिटी की कंडीशन को और एक रिसेशन की कंडीशन को। हम दो किस्म की डिमांड्स को देखना चाहते हैं कि वो किस तरह बिहेव करती हैं मार्केट में। तो प्रॉस्पेरिटी की जो कंडीशन है उसमें आप देखेंगे कि डिमांड जो है उसमें उसका कर्व बहुत स्लोपी है, यानी कि उसमें आपको स्लोप एक नजर आ रहा है। आप ये देखें, ये जो डिमांड कर्व है इसमें आपको एक स्लोप नजर आएगा। हाउएवर दिस डिमांड कर्व इज रिलेटिवली स्ट्रेट। इसकी वजह है, जब प्रॉस्पेरिटी होती है तो थोड़ा सा चेंज मार्केटिंग एक्सपेंडिचर में बहुत ज़्यादा डिमांड जनरेट करता है। रीज़न भी कि जब आप थोड़ा सा प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं किसी भी शख्स को और उसको पता चलता है कि दिस प्रोडक्ट इज़ अवेलेबल इन द मार्केट, ही हैज़ एम्पल मनी इन द पॉकेट, उसकी जेब भरी हुई है, उसकी जेब में पैसा है और वो खर्च करना चाहता है, उसको इन्फॉर्मेशन मिलती है, आपने मार्केट एक्सपेंडिचर किया तो आपके थोड़े से मार्केटिंग एफर्ट से वो बहुत ज़्यादा चीज़ खरीदता है। आप उसको बताते हैं कि हम लोगों ने एक नया प्रोडक्ट बनाया विच इज़ वेरी हेल्दी, तो या कुछ ऐसा विच इज़ वेरी यूजफुल, कुछ ऐसा जो विच इज़ वेरी विच हैज़ अ वेरी गुड टेस्ट। तो जो भी आपने प्रोडक्ट बनाया आप उसके बारे में थोड़ी सी एडवर्टाइजमेंट करते हैं, थोड़ी सी बात करते हैं। क्योंकि प्रॉस्पेरिटी है तो आपका थोड़ा सा मार्केटिंग एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं सेल्स जनरेट करता है, बहुत ज़्यादा डिमांड जनरेट करता है। लेकिन एट द सेम टाइम मसला उस वक्त अराइज होता है जब रिसेशन होता है। उस वक्त आपका थोड़ा सा जो एफर्ट है वो काम नहीं करेगा। इसमें हम देख रहे हैं कि सेकंड में जो रिसेशन का कर्व है उसमें स्लोप बहुत कम है, यानी कि इनएक्सपेंसिबल है। और इस वजह से क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है, उसमें बहुत ज़्यादा स्लोप नहीं है, तो आपकी बहुत ज़्यादा मार्केटिंग एफर्ट के बाद, मार्केटिंग एक्सपेंडिचर के बाद बहुत थोड़ी सी सेल्स जनरेट होंगी। और उसकी रीज़न बड़ी सिंपल है कि रिसेशन में लोगों के पास पैसे नहीं हैं, रिसेशन में लोगों को बहुत सारी चीज़ों के साथ डील करना पड़ता है। दे कॉन्सेंट्रेट मोर ऑन नेसेसिटी देन लग्जरी। इस वजह से वो लोग प्रेफर करते हैं कि वो लोग पहले अपनी नेसेसिटीज़ को मीट करें फिर किसी और चीज़ की तरफ जाएं। और नेसेसिटीज़ में भी देयर इज़ अ टाइम देन वेयर दे गो टू द बेयर मिनिमम्स जो सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होते हैं। दैट इज़ द वर्स्ट
केस ऑफ रिसेशन। तो रिसेशन के केस में ये फर्क होता है, इसका स्लोप फर्क होता है। तो हमको इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, इन तमाम ग्राफ्स को बनाकर, देखकर, समझकर, एनालाइज कर अपनी मार्केट फोरकास्ट और मार्केट डिमांड को समझने की ज़रूरत होती है। ये डाटा आपको इकट्ठा करना पड़ता है, उसको एनालाइज करना पड़ता है और उसके बाद ये ग्राफ्स बनते हैं और उसके बाद आप इसको एनालाइज कर सकते हैं। हम लोगों ने जैसे कि बात की कि ये जो स्पेशली रिसेशन और प्रॉस्पेरिटी के ग्राफ को साइड बाय साइड देखा, ये दोनों एक साथ साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते। इट इज़ जस्ट ओवरलैपिंग ऑफ टू डिफरेंट टाइम पीरियड्स। आई थिंक today we have discussed things which were very complicated. अगले लेक्चर में हम कुछ डिमांड को कैलकुलेट करने के मेथड्स को देखेंगे। आज के लेक्चर में हम लोगों ने ये देखा कि डिमांड क्या होती है, डिमांड किन किन फैक्टर्स से अफेक्ट होती है, मार्केट्स किस किस किस्म की होती हैं, कैसे आप मार्केट को डिफाइन कर सकते हैं, फोरकास्टिंग क्या होती है और फोरकास्टिंग और डिमांड मेजरमेंट में क्या फ़र्क है। इन तमाम सवालों के जवाब हमने लोगों ने दिए, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में हम ये देखना चाहते हैं कि डिमांड कैलकुलेट कैसे की जाती है और इसके अलावा हम कुछ और चीज़ों को भी देखेंगे। Until then, thank you very much for listening to me today. I hope you have learned something new today. I would see you in the next lecture. Thank you very much.